एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में अगर हम बोले तो रियल नंबर्स। आज के इस लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले हम समझेंगे वास्तविक संख्याएं में कितने प्रकार की संख्याएं आती हैं। देन हम समझेंगे एक परिमेय के बारे में, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे करेंगे क्वेश्चंस। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं, क्लास टाइम पे आप बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ के आ चुके होंगे, है ना। तो सबसे पहले उसी की रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को पता होगी, कुछ बच्चों को नहीं पता होगी, तो जिसको नहीं पता उसकी भी रिवीजन हो जाएगी और जिसको पता है उसमें भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। क्या होती है प्राकृतिक संख्या? अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, मैंने बोला आप बैठे हुए एक क्लास में बैठे हुए बहुत सारे बच्चे आपके साथ बैठे हुए हैं, है ना। मैंने आपको उठाया और आपसे बोला बेटा मुझे ये गिनती करके बताओ कितने बच्चे आपकी क्लास में बैठे हुए हैं। तो आप उठे, आपने गिनती करना स्टार्ट करी। आपने जो गिनती करना स्टार्ट करी वो कहाँ से करी? 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक जितने भी आपके बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है। तो आपने जो गिनती करना स्टार्ट करी वो कहाँ से स्टार्ट करी? 1 से स्टार्ट करी। तो ऐसी संख्या मैम जो किससे शुरू होती है? 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अनगिनत तक जाती है। उसको हम क्या बोल देते हैं? प्राकृतिक संख्या बोल देते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसको किसी चीज़ से तो डिनोट करते ही होंगे, तो आपको पता है इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो हम इसको कर देते हैं कैपिटल एन से डिनोट। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से हम इसको डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 और कहाँ तक जाती है? अनगिनत तक जाती है, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। अब 1 के आगे कुछ नहीं था तो क्या लगा दिया? शून्य लगा दिया। अब शून्य लगा दिया तो एक और समूह बन गया, एक और समूह बन गया, तो उसका भी तो कुछ नाम देना था, तो उसका नाम दे दिया है पूर्ण संख्या। क्या नाम दे दिया? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो संख्या होती है मैम जो किससे शुरू होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहाँ तक जाती है? अनगिनत तक चली जाती है। इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर्स, तो किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू से, सिंपल, ठीक है। तो हमने दो संख्या के बारे में पढ़ लिया, प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऋणात्मक संख्याएं भी आई, ऋणात्मक संख्याओं की भी जरूरत पड़ी। तो ऋणात्मक संख्याएं जब आई, पूर्ण संख्या तो ऑलरेडी चली रही थी, ठीक है। क्या चल रही थी मैम? पूर्ण संख्या तो पहले से चली रही थी, ठीक है। लेकिन हमें किसकी जरूरत पड़ी? नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी। तो हमने 0 से पहले लगा दिया -1 -2 -3 और ये भी कहाँ तक जाएगा? माइनस के अनगिनत तक जाएगा, माइनस के इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अब इनका नाम क्या दिया? पूर्णांक संख्या। क्या बोल दिया? इन संख्याओं को पूर्णांक संख्या बोल दिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। अब इसको भी किसी चीज़ से डिनोट करते होंगे? यस मैम, डिनोट तो करते हैं। किससे डिनोट करते हैं मैम? कैपिटल आई से डिनोट कर देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? पूर्णांक संख्या क्या दे दिया गया मैम? इनका नाम दे दिया गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेगेटिव नंबर्स की, तो नेगेटिव नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्याएं हम इनको बोल देते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट संख्या। अगर मैं बात करूं, मैंने बोला आपसे मैंने आधी रोटी खाई, तो आधी रोटी खाई तो उसको हम कैसे लिखेंगे? न्यूमेरिकली 1/2 लिखेंगे। तो ये फ्रैक्शन वाले नंबर्स आ गए। अब फ्रैक्शन वाले नंबर्स की भी ज़रूरत पड़ने लगी। फ्रैक्शन वाले जब नंबर्स की ज़रूरत पड़ने लगी तो उन्होंने एक और संख्या दे दी जिसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाए। किसके रूप में लिखी जाए? P/Q के रूप में लिखी जाती है, जिसको हम अंश बटे हर्ष बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अंश बटे हर्ष बोल देते हैं। लेकिन इसके साथ इसकी 2 शर्तें आती हैं। 2 शर्तें क्या होती हैं? सबसे पहले तो ये होती है कि P और Q क्या होने चाहिए मैम? पूर्णांक होने चाहिए। P और जो आपका Q है वो मैम क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मैम जो इंटीजर से आपके, ठीक है, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे थे और क्या आ रही थी? पूर्णांक, पूर्ण संख्या भी आ रही थी, है ना। दूसरी शर्त मैम ये होती है कि जो आपका हर्ष होता है, मतलब जो आपका Q होता है, वो मैम क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। समझ आ गई क्या बोला मैंने? सबसे पहले बोला P/Q के रूप में लिखी जाती है, जिसमें हम P को हम अंश बोल देते हैं, ठीक है, और Q को मैम क्या बोल देते हैं? हर्ष बोल देते हैं। अंश बटे हर्ष के रूप में लिखी जाती है। इसके साथ इसकी 2 शर्तें होती है, P और Q आपका पूर्णांक होनी चाहिए और Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात हमें समझ आ गई, ये पहली बात थी। अब दूसरी बात ये है कि आपने अभी तक जितनी भी संख्या पढ़ी, क्या क्या संख्या पढ़ी? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। वो तीनों जो संख्या है वो सारी की सारी हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन मैम अभी तो आपने बोला कि जो P/Q के रूप में लिखी जाए वही आपकी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। लेकिन वो तो P/Q के रूप में लिखी नहीं जाती। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ, आओ मेरे साथ। मैंने क्या बोला? पहले हम इसको लिख लेते हैं। जितने भी आपके क्या थी? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, वो सारी की सारी क्या होती है? परिमेय संख्या। एक एग्जाम्पल लेती हूँ,
2, ठीक है, 2 आपका क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अब 2 यार p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती, तो क्या मैं इसको बना भी नहीं सकती क्या? 2 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, लगा देते हैं ना, तो बन गई p बटे q के रूप में। देखो दोनों शर्तें क्या हो रही है, इसके फुलफिल हो रही है। p और q पूर्णांक है, दोनों के दोनों, 2 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, q आपका 0 हो नहीं रहा है, बस हो गया, ठीक है। और भी एग्जांपल समझाती हूँ। -3 है, -3 के नीचे कुछ नहीं है, मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, ऊपर वाला ही पूर्णांक है, नीचे वाला ही पूर्णांक है, दूसरी शर्त भी फुलफिल हो रही है, बात खत्म, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ क्या 0 आपका एक परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा, तो थोड़ा सोच के बताओ, सोचो, क्या 0 जो है वह आपका परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी? क्या ये p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है? यस मैम, लिखा जा सकता है। क्या ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं इसके साथ साथ? यस मैम, पूरी तो हो रही है, ऊपर वाला ही पूर्णांक है, नीचे वाला ही पूर्णांक है। क्या दूसरी शर्त भी फुलफिल हो रही है? क्या ये बोल रहा है कि जो आपका हर्ष है, ठीक है, जो आपका हर्ष है क्या वो 0 है? मैम नहीं है, सिर्फ अंश आपका 0 है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बोला गया था कि अंश 0 नहीं होना चाहिए? मैम ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया था, मतलब दोनों शर्तें इसकी पूरी हो रही हैं, दोनों पूर्णांक है, ठीक है। सिर्फ हमसे ये बोला जाता है कि q 0 नहीं होना चाहिए, p हो सकता है। क्या 0 नहीं होना चाहिए? q 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 0 भी एक क्या होती है, आपकी परिमेय संख्या होती है। ये एक 1 मार्क में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है MCQ में कि 0 क्या परिमेय संख्या होती है या नहीं होती? तो भाई होती है परिमेय संख्या, क्योंकि 0 भी तो यार एक क्या है, पूर्ण संख्या में ही तो आ रहा है, और हमने बोला कि पूर्ण संख्या जो है वो परिमेय संख्या होती है, बात खत्म। समझ गया मेरी बात को? यस मैं समझ गया। तो हमने समझ लिया परिमेय संख्या के बारे में, p बटे q के रूप में लिखी जाएगी। 2 शर्तें होती हैं, 2 शर्तें क्या होती हैं, p और q आपका पूर्णांक होने चाहिए, q आपका 0 नहीं होना चाहिए। यस मैम समझ गए। नेक्स्ट संख्या पे आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। तो ऐसी कौन सी संख्या होंगी जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती? रूट वाले नंबर्स। कौन सी संख्या? रूट वाली संख्याओं को हम बोल देते हैं अपरिमेय संख्या। लेकिन मैम अगर मैंने लिखा √2, तो √2 के नीचे कुछ नहीं, मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, ये तो बन गई p बटे q के रूप में। लेकिन एक बात बताओ, मैंने सिर्फ ये बोला था क्या कि p बटे q के रूप में लिखी जाएगी, इसके साथ 2 शर्तें भी तो आ रही थी। क्या वो 2 शर्तें यहाँ पे पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, बताओ आप मुझे। देखो, क्या ऊपर वाला पूर्णांक है? नहीं है, पूर्णांक तो नहीं है ना, नीचे वाला है, नीचे वाला है। लेकिन जो पहली शर्त थी वो हमारी पूरी यहाँ पे नहीं हो रही, क्योंकि ऊपर वाला आपका पूर्णांक नहीं है। तो इसलिए ये आपकी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अगर आप बात करें √2 की, तो आपको पता है कैसे डेसिमल के फॉर्म में आती है ना, जैसे 1.41, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है और कॉन्टिन्यूस ही चलती रहती है। दशमलव के बाद इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, रुकती नहीं है। तो ऐसी संख्या है जो दशमलव के बाद कॉन्टिन्यूस चलती रहती है और अलग अलग क्या आती है, संख्याएं आती है, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, अपरिमेय संख्या बोल देते हैं। जैसे कि और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √15 हो गया, ठीक है, √11 हो गया, सारी की सारी क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या। चलो मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ, आप मुझे बड़ा थोड़ा सोच समझ के बताना, बहुत ज़्यादा सोच समझ के बताना। √4 लिखा है मैंने, मुझे आप लोग बताओ क्या मैम ये अपरिमेय संख्या होगी या नहीं होगी? अब कुछ बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा, मैम ये रूट में तो है, तो हाँ ये अपरिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन कुछ बच्चों के माइंड में ये भी चल रहा होगा, मैम ये तो स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है तो ये तो बाहर भी निकल सकता है रूट से। हाँ निकल सकता है। तो यार पहली चीज़ सोचो ना, जब ये रूट से बाहर निकल सकता है तो ये कितना होगा, 2, क्योंकि 4 क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का। तो जब 4 बाहर निकला तो क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 कैसी संख्या होती है, अभी हमने पढ़ी, कैसी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या हमारी किस में आती है, परिमेय संख्या में आती है। तो अगर वो परिमेय संख्या है तो वो अपरिमेय कभी नहीं हो सकती, इस बात समझ लेना, ठीक है। तो जो √4 है वो आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो जितने भी रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकते। जैसे √25 जब बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। √36, ठीक है, √81, तो ये जितने ही परफेक्ट स्क्वायर है ये कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होंगे। क्लियर हो गई मेरी बात। अब यार हमारे चैप्टर का जो नाम था वो क्या था, वास्तविक संख्याएं था, ठीक है, वास्तविक संख्याएं था। अब वास्तविक संख्याएं में हमेशा ध्यान रखना कितनी संख्या आती हैं, 2 संख्या आती हैं, सिर्फ 2 संख्या आती हैं वास्तविक संख्याएं में। कौन सी, एक आती है परिमेय और दूसरी आती है अपरिमेय। अब परिमेय के अंदर जितने भी आपने पढ़े, प्राकृतिक हो गया, पूर्ण हो गया और पूर्णांक हो गया, वो सारे इंक्लूड होते हैं। अपरिमेय आपकी दूसरी कैटेगरी हो गई, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं में बस याद रखनी आपको 2 संख्याएं आती हैं, एक होती है परिमेय और एक क्या होती है, अपरिमेय। अगर वो संख्या परिमेय है तो वो कभी अपरिमेय नहीं हो सकती, अगर वो अपरिमेय है तो वो कभी परिमेय नहीं हो सकती।
क्लियर हो गई। तो ये सारी संख्याएं आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9 पे। मैंने फिर से एक बार आपकी अच्छी तरीके से रिवीजन करा दी, एक एक पॉइंट मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। अब जो आपको क्लास 10 में पढ़ना है उन संख्याओं के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों ने ये भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि नहीं पढ़ के आए होते क्लास 9 में, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं आती है। ठीक है, सबसे पहली जो संख्या होती है वो मैम होती है भाज्य संख्या। ठीक है, क्या होती है? भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है, उससे पहले यार एक और संख्या बताना चाहती हूँ, इसको मैं बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पे आते हैं, पहले अभाज्य संख्या पे आते हैं। किस पे आते हैं? अभाज्य संख्या। मैम अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या इंग्लिश में हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो स्वयं होता है और एक मैम 1 होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, मैंने लिखा 2। अब 2 जो है वो किस किस से विभाजित हो जाएगा, बताओ ज़रा, किस किस से डिवाइड हो जाएगा? मैम एक तो 1 से हो जाएगा और एक मैम अपने आप से हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर आप देखें इसके फैक्टर या हम गुणनखंड की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 गुणनखंड आ रहे हैं। एक तो स्वयं आ रहा है, एक तो क्या आ रहा है? खुद आ रहा है। ठीक है, स्वयं आ रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, स्वयं आ रहा है। ठीक है, और एक मैम क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके सिर्फ कितने गुणनखंड होते हैं मैम? 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो स्वयं होता है और एक मैम क्या होता है? 1 होता है। समझ आ गई बात? ये भी एक 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं सारे के सारे क्वेश्चन यहीं पे कवर करती चल रही हूँ, तो इनको ना एक कॉपी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके 1 मार्क वाले क्वेश्चन करके यहाँ पे लिखते जाना अपनी कॉपी में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने 0 वाला बताया कि 0 एक परिवर्त संख्या होती नहीं होती। दूसरा मैं ये बता रही हूँ कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो स्वयं होता है और एक क्या होता है? 1 होता है। साथ साथ ये भी लिखते चले जाना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है पेपर में। ठीक है, हमें समझ आ गई। अब और भी एग्जाम्पल समझा दूँ क्या? यस, हम समझा दूँ। 3 है, 3 है, 3 किस किस से जाएगा? 1 से जाएगा और मैम अपने आप से जाएगा। ठीक है, और भी हो सकते हैं। 17 अपने आप से जाएगा और मैम किससे जाएगा? 1 से जाएगा। तो जितने भी नंबर है, जितनी भी संख्या है, सारी की सारी अभाज्य संख्या है। अब मैं आपसे ये पूछती हूँ, मुझे ये बताओ, क्या एक नंबर जो है, एक संख्या जो है, क्या वो अभाज्य संख्या होगी या नहीं होगी? बहुत सोच समझ कर बताना। एक जो है, क्या वो अभाज्य संख्या होगी या नहीं होगी? हमने अभी पढ़ा मैम कि 2 गुणनखंड होते हैं, लेकिन अगर मैं इसके गुणनखंड की बात करूँ तो कितने गुणनखंड आ रहे हैं इसके? मैम सिर्फ एक ही तो आ रहा है, एक ही तो आ रहा है। तो यार ये इसको फुलफिल नहीं कर रहा, मतलब 2 गुणनखंड होने चाहिए किसके? अभाज्य संख्या के, लेकिन यहाँ पे तो 1 आ रहा है, तो इसलिए हम 1 को क्या नहीं कहते? अभाज्य संख्या नहीं कहते। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, क्या 1 जो है वो आपकी अभाज्य संख्या होती है या नहीं होती? नहीं होती, सिंपल। ठीक है, क्लियर हो गई अभाज्य संख्या। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे किसकी? भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अभाज्य नहीं होती। हमने अभाज्य में क्या पढ़ा? 2 गुणनखंड होने चाहिए। इसमें क्या पढ़ेंगे? 2 गुणनखंड नहीं होने चाहिए। 2 नहीं होंगे तो कितने होंगे? 2 से अधिक होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे। क्या बोला मैंने? 2 से कितने होंगे बेटा? 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? भाज्य संख्या बोल देते हैं। अब जैसे कि बताओ भाई, एग्जाम्पल बताओ मुझे। 4 की अगर मैं बात करूं, 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 किस किस से जाएगा? 2 से जाएगा मैम, 4 से भी जाएगा और मैम 1 से भी जाएगा। तो कितने गुणनखंड आ रहे हैं मैम? 3 आ रहे हैं। 2 से अधिक आ रहे हैं क्या? हाँ भाई, 2 से अधिक आ रहे हैं। तो हम कह देंगे कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। क्लियर हो गई? और एग्जाम्पल ले? यस मैम ले लो। 16 का एग्जाम्पल लेते हैं। 2 से भी चला जाएगा, 8 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 16 से भी चला जाएगा, 1 से भी चला जाएगा। मतलब 5 गुणनखंड आ रहे हैं। तो 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, तो हमारे पास ये कैसी संख्या हो गई है? भाज्य संख्या ये हो गई है। समझ आ गई? अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि हमसे ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो अभी के अभी फटाफट से, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो मुझे बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 2 होती है मैम, सिंपल। एक आपकी ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। 2 की अगर बात करो तो 2 सबसे छोटी क्या आती है? हमारी अभाज्य संख्या की। 2 सबसे छोटी बेटा क्या थी? 2 सबसे छोटी क्या थी? अभाज्य संख्या थी। ये भी क्वेश्चन लिख लेना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? यस मैम, समझ आ गई। ठीक है, हमने अभाज्य भी पढ़ लिया, भाज्य भी पढ़ लिया। अब आते हैं सह अभाज्य पे। किस पे आते हैं? सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी 2 संख्याएं,
ऐसी दो संख्या है जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो सिर्फ क्या आता है, एक आता है, मतलब कॉमन फैक्टर जो है वो क्या आता है, एक आता है। एग्जाम्पल से समझाते हैं। अच्छा, 2 लिया मैंने और 3 नंबर लिया। 2 के अगर मैं गुणनखंड की बात करूं तो 2 अपने आप से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा। 3 की अगर मैं बात करूं 3 अपने आप से भी जाएगा और मैम किससे जाएगा, 1 से भी जाएगा। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या नजर आ रहा है मैम, 1 नजर आ रहा है। कॉमन नंबर क्या नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों जो नंबर है, दोनों संख्याएं जो है, एक कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्लियर हो गई। और एग्जाम्पल लें। अच्छा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। और मैंने लिया 17 और हमने लिया 28, ठीक है। 17 के अगर मैं गुणनखंड की बात तो करूंगी तो 17 के 17 होगा और 1 होगा। 28 की बात करूं तो क्या क्या हो सकता है मैम, 4, ठीक है। रुक जाओ, ठीक है। 2 हो जाएगा मैम, ठीक है मैम। और क्या हो जाएगा मैम, 14 भी हो जाएगा, हो जाएगी नहीं हो जाएगा, यस मैम 14 भी हो जाएगा। और क्या हो सकता है मैम, 28 भी हो सकता है, ठीक है मैम 1 भी हो सकता है, यस मैम। क्लियर है। और कुछ तो नहीं होगा आई थिंक, यस। अब अगर मैं बात करूं उभयनिष्ठ गुणनखंड की तो वो सिर्फ क्या है मैम, 1 है। और उससे मतलब नहीं है मुझे सिर्फ ये मतलब है कि जो आपका कॉमन नंबर है, जो आपकी कॉमन संख्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो सिर्फ क्या आ रहा है मैम, 1 आ रहा है। तो बस ये दोनों कैसी संख्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। समझ आ गई बात। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यहाँ पे सारी की अच्छी तरीके से आपको समझाना चाहती हूँ ताकि आपके दिमाग में एक एक संख्या जो है अच्छी तरीके से बैठ जाए, ठीक है, विद एग्जाम्पल के साथ। मैंने लिया 25, ठीक है, 25 लिया। और क्या ले लेते हैं मैम, 36 ले लेते हैं। 36 ले लिया, ठीक है। चलो इन दोनों की बात करते हैं। इसके फैक्टर की बात करूंगी तो 5 होगा, 25 होगा और 1 होगा, ठीक है। 36 की बात कर लेते हैं। 2 भी होगा मैम, 3 भी होगा, 6 भी होगा, 36 भी होगा और मैम 1 भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करूं तो सिर्फ वो क्या है मैम, 1 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करूं तो सिर्फ मैम वो क्या है, 1 है। तो ये दोनों संख्या जो हो जाएंगी वो कैसी संख्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्या। सारी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमने 3 संख्याओं के बारे में और पढ़ा। अभाज्य संख्या जिसमें सिर्फ क्या आता है, 2 गुणनखंड आते हैं, एक तो स्वयं आता है, एक खुद आता है। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या ऐसी 2 संख्या होती है जिसमें उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो 1 आता है। फिर हमने पढ़ा क्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो संख्या आती है जिसमें 2 से अधिक क्या आते हैं, आपके गुणनखंड आते हैं। समझ आ गई। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट संख्या है, इन तीनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना, जो कि मैंने आपको करवा चुकी हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके। क्लियर है बात, यस मैम क्लियर है। अब आ जाते हैं भाई कुछ क्वेश्चन पे जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, ऑप्शन वाले, एमसीक्यू वाले हैं। क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इससे इजी कुछ सवाल हो सकता है यार। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हमने सबसे पहले ही पढ़ी थी, एग्जाम्पल्स के साथ समझाई थी मैंने। प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन अच्छी तरीके से हो जाएगा, है ना, यस मैम। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये कहता है कि यहाँ पे आपके पास 2 नंबर दे रखे हैं, एक ये रहा पहला संख्या और दूसरी संख्या ये है। हमें ये ज्ञात करना है कि ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या क्यों है। मतलब ये तो बोल रखा है कि हाँ ये भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है वो हमें रीजन देना है। अब एक बात बताओ, अभी हमने भाज्य संख्या पढ़ी, भाज्य संख्या में हमने ये संख्या पढ़ी कि मैम भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो हमें बस यही प्रूफ करना है कि इसके 2 से अधिक क्या है बेटा, गुणनखंड है, ठीक है। चलो पहला नंबर लेते हैं। क्या बोल रखा है, 7 इंटू में 11 इंटू में 13 और प्लस का मैम 13। अब ऐसे ही आपको संख्या दी जाएगी हमेशा, जब भी आपसे भाज्य संख्या को याद कर बोला जाएगा कि हाँ ये भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 2 संख्या नजर आ रही है जो कि कॉमन निकल सकती है। तो आप क्या करें, 13 2 बार है तो यहाँ से 13 को कॉमन निकाल लो। 13 कॉमन निकाला तो यहाँ पे मैम 7 बचा, यहाँ 11 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे भी क्या बचा, 1 बचा। मल्टीप्लाई करो जरा, यहाँ आ जाएगा 77 प्लस का कितना आ गया 1, यहाँ पे मैम आ गया 78। अगर मैं इसके गुणनखंडों की बात करूँ तो क्या क्या होंगे इसके गुणनखंड। 13 की अगर बात करूँ तो 13 के क्या क्या आएंगे मैम, 13 होगा और 1 होगा। 78 की बात करते हैं, आ जाओ जरा, 2 भी होगा मैम, ठीक है मैम, क्या हो जाएगा 3 भी हो जाएगा मैम, 6 भी हो जाएगा मैम, 78 भी हो जाएगा। क्या इसके अलावा और कुछ भी होगा क्या इसके अलावा और कुछ भी होगा क्या, नो मैम, ठीक है। और 1 भी होगा, 1 भी होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितने गुणनखंड नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6।
कितने नज़र आ गए गुणनखंड मैम? 6 नज़र आ गए। मतलब 2 से अधिक है क्या? हाँ मैम 2 से अधिक है। तो यहाँ पे बस हमें ये लिखना है कि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी? आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। समझ आ गई? ठीक है, बस यही प्रूफ करना था, हो गया। नेक्स्ट अगर मैं संख्या की बात करूँ, सेम इसमें भी यही आपको करना है। मैं बस बता देती हूँ कैसे करोगे। करना फिर आपको है ना, करना फिर आपको है, क्योंकि बहुत ईजी है ये आ गया प्लस का 5। देखो फिर से 5 5 कॉमन नजर आ रहा है, उभयनिष्ठ नजर आ रहा है, उभयनिष्ठ निकाल दो। सब 5 बाहर निकाला, 7 इंटू में, 6 इंटू में, 1 इंटू में, 4 इंटू में, 3 इंटू में, 2 इंटू में, 1 इंटू में, प्लस का 1। चलो आ जाओ भाई, क्या करेंगे हम? 7 चौक 28, ठीक है, यह आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 6 6 36 और प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना। यहीं से मुझे नज़र आ रहा है कि 28 के भी सारे गुणनखंड निकलने वाले हैं, 36 के भी और 5 के भी। ठीक है, बस आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करके प्लस करके दिखा देना है। फिर आपको जैसे मैंने यहाँ पे गुणनखंड लिखे वैसे ही आपको भी दिखा देना है। फिर बस ये लिख देना है कि इसके इस संख्या के 2 से अधिक क्या है? गुणनखंड है। इसलिए ये क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। समझ आ गई मेरी बात? यस मैम, बस ये था यार क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर आते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रश्न पे क्या कहता है? देखिए 9 की पावर n है, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि आपके पास n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर हम प्राकृतिक संख्या यहाँ पे कोई सी भी रखते हैं तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो संख्या है ये कभी भी 0 से समाप्त नहीं होगी, मतलब 0 से कभी भी एंड नहीं होगी। अब एक बात बताओ, जो 0 से समाप्त होने वाली संख्या है, 0 से समाप्त होने वाली संख्या कौन कौन सी है? 10 हो गई, है ना, 20 हो गई, 40 हो गया, 30 हो गया, बहुत सारी संख्या ऐसी, है ना। अगर मैं इनके गुणनखंडों की बात करूँ तो इनके गुणनखंडों में यार 2 भी होगा और 5 भी होगा। देखो ज़रा ध्यान से, अगर मैं 10 की बात करूँ तो 5 2 ज़ा 10 होता है, इसके गुणनखंड में 2 भी है और 5 भी है। ऐसे ही अगर मैं 20 की बात करूँ, क्या होता है? 5 4 ज़ा 20, मतलब 2 का स्क्वायर और कितना हो गया? 5। इसमें भी 2 और 5 आ रहा है। ऐसी अगर मैं इसकी बात करूँ मैम, इसमें भी यही आएगा। ठीक है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ मैम, इसमें भी 2 और 5 तो होना ज़रूरी है। 5 6 ज़ा क्या होता है? 30 होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 और 2, समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब 2 और 5 तो हर किसी में नज़र आ रहा है, उसके अलावा जो भी उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन 2 और 5 तो हर किसी में है। ऐसी संख्या जो 0 से समाप्त होती हैं उनके गुणनखंडों में 2 और 5 आपको हमेशा नज़र आने वाला है। तो अगर मैं 9 की बात करूँ, इसके गुणनखंड की बात करूँ, तो इसके गुणनखंड में क्या है? 3 इंटू में 3 की पावर क्या है? n है। चाहे n की पावर उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं अगर 9 की बात करूँ तो 9 में क्या इनके गुणनखंड में 2 और 5 नज़र आ रहा है? आपको नहीं आ रहा। बस बात खत्म। अगर 0 से किसी भी संख्या को समाप्त होना है ना, बस ये बात समझ लो, अगर 0 से समाप्त होना है किसी भी संख्या को तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 होने ज़रूरी हैं। दोनों ही होने ज़रूरी है, एक से भी काम नहीं चलने वाला, दोनों होने ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो एक भी नहीं है, अगर चलो मान लो एक भी होता तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों होने चाहिए। तो बस आपको क्या लिखना है? देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, क्योंकि अभाज्य संख्या गुणनखंड, यहाँ पे इन्होंने फैक्टर लिख के दिखा दिया, तो हमें बस ये बोला गया है कि इसके गुणनखंड में 2 और 5 क्या नहीं है? नहीं है, 2 और 5 नहीं है, तो इसलिए 2 और 5 होना प्रमुख है, जो कि मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये 0 से समाप्त नहीं होने वाली। समझ आ गई? इसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 4 की पावर n। अब 4 की पावर n की बात बता देती हूँ। 2 इंटू में 2 आएगा मैम, 2 तो है, लेकिन क्या 5 है? नहीं है, 5 ही मौजूद नहीं है, इसलिए ये भी 0 से समाप्त नहीं होगी। क्लियर हो गई मेरी बात? यस मैम, अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी है। अब आते हैं भाई नेक्स्ट आपकी परिमेय पे। परिमेय क्या कहते हैं? अंकगणित की आधारभूत परिमेय। अंकगणित की आधारभूत परिमेय। देखो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे ये पढ़ देती हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगी। इसको पढ़ के आपको नहीं समझ आने वाला, एग्जाम्पल समझाऊंगी, फिर दोबारा इसको पढ़ना, फिर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं उससे पहले ये पढ़ देती हूँ। क्या बोल रखा है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले कण के बिना अद्वितीय होते हैं। अब इसका मतलब क्या है मैम? बिल्कुल समझ नहीं आया। देखो मैंने ली एक भाज्य संख्या, मैंने ली बेटा क्या? एक भाज्य संख्या 36 ले लेता, ठीक है, 36 ले लेते हैं। अब 36 मैंने क्या लिया? भाज्य संख्या ली।
अगर मैं इन भाज्य संख्या के गुणनखंड निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगे? देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींची, यहाँ पे एक लाइन खींची, सबसे छोटी संख्या लेंगे जो कि इसको विभाजित कर देगा, 2 ली, ठीक है, 2 × 1 = 2, एक कैरी हुआ, यहाँ पे 18 आ गया। फिर मैम कितने लिए? 2 ले ली, 9 आ गया, फिर मैम ये 3 से जाएगा, फिर मैम ये 3 से जाएगा, फिर मैम ये 3 से जाएगा और आगे 1। तो अगर मैं 36 के गुणनखंडों की बात करूँ तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। आपको पता है मैम 36 जो है वो भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है ना, सभी को मालूम है भाज्य संख्या है। लेकिन जब मैंने इसके गुणनखंड निकाले तो इसके जो गुणनखंड आ रहे हैं वो अभाज्य संख्या के गुणनफलों के रूप में आ रहे हैं। किसके रूप में आ रहे हैं? अभाज्य संख्या के गुणनफलों के क्या आ रहे हैं बेटा? रूप में आ रहे हैं। देखो ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी क्या है? अभाज्य संख्या, जो कि गुणनफल के रूप में है। तो बस यही आपकी क्या कहती है? ये परिमेय कहती है। कौन सी? अंकगणित के आधारभूत परिमेय। दोबारा समझो, बोला जाता है कोई भी भाज्य संख्या है जब उसके हम गुणनखंड निकालते हैं तो जिसके गुणनखंड है ना वो हमेशा किसके रूप में आएंगे? किसके रूप में व्यक्त होंगे? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त होंगे। और ये जो गुणनफल होंगे ना, ये जो आपके अभाज्य संख्या होंगी अद्वितीय होंगे। अद्वितीय मतलब यूनिक होंगी, मतलब इसके अलावा हम इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं 36 की बात करूँ तो 2 और 3 ही नजर आएगा, इसके अलावा और कुछ हम नंबर यहाँ पे नहीं लगा सकते। ना हम 5 लगा सकते हैं, ना हम कुछ और लगा सकते हैं। अगर हमने लगा दिया तो वो कोई और सी भाज्य संख्या बन जाएगी फिर। तो ये क्या है बेटा? अद्वितीय। इसके अलावा इसका हम आगे पीछे क्रम तो बदल सकते हैं। मतलब हम ऐसे तो लिख सकते हैं कि 3 को पहले हमने लिख दिया, 3 का स्क्वायर हमने पहले लिख दिया और 2 का स्क्वायर बाद में लिख दिया, ऐसे तो हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और ऐड हम इसमें नहीं कर सकते। मतलब यही अद्वितीय है, ये यूनिक है, इसके अलावा हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। समझ रहे हो? एक और एग्जांपल समझाती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। मैंने लिया कितना? मान लेते हैं 144 लिया, ठीक है। 2 से चला जाएगा मैम, यस मैम, कितना आएगा? 72। फिर मैम ये 2 से जाएगा, कितना आएगा? 3। फिर ये आ गया 6। फिर ये 2 से जाएगा, 1 आ गया, 18। फिर ये 2 से जाएगा, 9 आ गया, ठीक है। फिर ये 3 से जाएगा, फिर 3 आ गया, फिर ये 3 से जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। आओ जरा कैसे लिखे हम 144 को? 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, ठीक है। तो ये क्या है? देखो 144 क्या है? आपकी भाज्य संख्या है, लेकिन जिसको जो गुणनखंड आ रहे हैं वो किसके रूप में आ रहे हैं? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आ रहे हैं। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, हमें पता है। अभाज्य संख्या क्या थी? जिसके सिर्फ कितने गुणनखंड थे? 2 गुणनखंड थे। एक तो स्वयं था और बेटा क्या था? 1 था। बात खत्म। एक और एग्जांपल लेके समझाऊं क्या? आ जाओ आ जाओ। क्या लेते हैं हम? एक और एग्जांपल मान लेते हैं क्या ले? 28 ले लेते हैं, ठीक है। 28 ले लिया, आ जाओ 28 से करके देख लेते हैं। 2 से जाएगा मैम 4, फिर 2 से जाएगा 7, फिर 7 से जाएगा 1। 28 बेटा कैसी संख्या है? मैम भाज्य संख्या है, लेकिन जो उसके गुणनखंड आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं? अभाज्य संख्या के गुणनफल में। 7 भी एक अभाज्य संख्या है और 2 भी एक अभाज्य संख्या है। अब तो समझ आ गई होगी, 3 मैंने एग्जांपल आपको लेके समझा दिए हैं। अब इस परिमेय को पढ़ो और इस परिमेय को पढ़ के इसको समझो और आपको ये जो लैंग्वेज है ये अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। एक भाज्य संख्या कि जब हम गुणनखंड करते हैं तो वो किसके रूप में व्यक्त होते हैं? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में क्या होते हैं? व्यक्त होते हैं। और ये जो गुणनफल होते हैं, ये जो अभाज्य संख्या होती है, ये आपकी क्या होती है? अद्वितीय होती है। क्या होती है? अद्वितीय। ये यूनिक होती है। समझ आ गई मेरी बात? यस मैम, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। गुणनखंड आपको निकालना आ गए। अब आते हैं हम लैसे और मैसे पे। किस पे आते हैं मैम? लैसे और मैसे पे आ जाते हैं जल्दी से, फटाक से आ जाओ। लैसे और मैसे समझते हैं, फिर हम करने वाले हैं बढ़िया से क्वेश्चन। लैसे और मैसे, जिसको हम एलसीएम और क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और मैसे को मैम हम क्या बोल देते हैं? एचसीएफ बोल देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? यस मैम, बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हो। चलो एग्जाम्पल से समझाती हूँ लैसे और मैसे कैसे निकाला जाता है। बचपन में आपने सीखा होगा, लेकिन मैं उस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाली। मैं आपको न्यू तरीका बताने वाली हूँ, ठीक है। मैंने लिया 144 और मान लेते हैं 36 लिया, या चलो 28 ले लेते हैं, ठीक है। क्या लिया? 28 लिया। अभी 144 के हमने बनाए थे तो मैं वहीं से उठा रही हूँ, ठीक है। 2 की पावर 4 था, 3 की पावर 2 था। 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। 28 के भी अभी हमने बनाए थे तो 28 भी ले लो। क्या बनाए थे हमने? 2 की पावर 2 और 7 की पावर 1। 2 की पावर 2 और 7 की पावर 1। अब इससे मजा आने वाला है, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। आ जाओ। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रही हूँ? लैसे की बात कर रही हूँ। लैसे एलसीएम कहता है
ये चलो पहले मैसे की बात करते हैं, है ना, पहले मैसे की बात करते हैं, वो अच्छी तरीके से समझ आएगा। HCF की बात करते हैं, ठीक है। HCF कहता है कि जो आपका उभयनिष्ठ संख्या है, जो आपकी उभयनिष्ठ पद है, उसके सबसे छोटी घात वाला पद उठा लो। क्या बोला मैंने? जो आपका उभयनिष्ठ पद है उसकी सबसे छोटी घात वाला क्या उठा लो बेटा? पद उठा लो। अगर इंग्लिश में बोलूँ, जो आपका कॉमन नंबर है उसकी सबसे छोटी पावर वाली नंबर उठा लो। समझे? नहीं समझे? चलो मैं समझाती हूँ मैं। देखो, आपके पास अगर मैं उभयनिष्ठ पद देखूँ तो क्या है? कॉमन नंबर देखो तो 2 यहाँ पे नजर आ रहा है, घात यहाँ पे 4 है और यहाँ पे घात क्या है? 2 है, लेकिन सबसे छोटी घात क्या है? 2 की पावर 2। तो यहाँ पे HCF में क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 आ जाएगा। बस समझ रहे हो? जो कॉमन नंबर है उसकी सबसे छोटी घात उठा लो यहाँ पे और लिख दो, बस। अब आते हैं किस पे? लेसे पे। किस पे आते हैं मैम? लेसे, एलसीएम पे। एलसीएम कहता है कि जो उभयनिष्ठ संख्या है, जो उभयनिष्ठ पद है, उसकी सबसे बड़ी घात वाले पद को उठा लो। वहाँ पे सबसे छोटी घात उठाई और यहाँ पे सबसे बड़ी घात उठा लो, तो 2 की पावर कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी होती है, वहाँ पे तो सिर्फ कॉमन नंबर आ रहा है, उभयनिष्ठ संख्या आ रही है, लेकिन यहाँ पे उभयनिष्ठ संख्या तो आएगी, लेकिन जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो अनकॉमन नंबर है, वो भी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। जैसे अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 जो है वो उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है। 7 की बात करूँ तो 7 भी उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है। तो ये भी किस में आएगी बेटा? एलसीएम में आ जाती है। लेकिन मैं मैसे की बात करूँ, HCF की बात करूँ तो सिर्फ वहाँ पे क्या आती है? उभयनिष्ठ संख्या ही आ जाती है। समझ आ गया होगा मेरी बात, है ना? एक बार एक और एग्जांपल समझा देती हूँ और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, मैंने लिया 55 और मैंने लिया 36। ठीक है, 55 के पहले फैक्टर बनाते हैं, गुणनखंड निकालो, 5 से जाएगा 11, फिर कितना आ गया? 11 और 1। 36 के बना लो जरा। 36 मैम 2 से जाएगा 1 आ गया, फिर कितना आ गया? 8 आ गया, फिर 2 से जाएगा 9 आ गया, फिर मैम 3 आ गया। ठीक है, फिर मैम 3 आ गया, फिर मैम आ गया 3। क्लियर? चलो आ जाओ। 55 को अगर मैं लिखूंगी तो 5 की पावर 1 और 11 की पावर 1। 36 को अगर मैं लिखूंगी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। पहले हम निकालते हैं में से, जिसको हम HCF बोलते हैं। अब एक बात बताओ, HCF में मैंने क्या बोला? उभयनिष्ठ संख्या होती है। क्या यहाँ पे आपको कोई उभयनिष्ठ संख्या नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। एक तो होती है ना, एक तो लगाया जाता है, अब तक हम नहीं लगा रहे थे। जब आपके पास कोई भी उभयनिष्ठ संख्या ना आए, कॉमन नंबर नहीं है, तो आपको हमेशा क्या उठा लेनी है? 0 नहीं लिखना, 1 लिखना है, क्योंकि यार 1 तो हर किसी संख्या में होता है ना। 1 तो हर किसी संख्या में होता है। यहाँ पर हम इसलिए नहीं लिख रहे थे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कोई संख्या और मिल गई है, लेकिन अगर कुछ नहीं मिलती तो आपको क्या लिखना है? 1 लिख देना है, सीधी सी बात, है ना। अब आते हैं लेसे पे। किस पे आते हैं? लेसे पे, एलसीएम पे। एलसीएम क्या कहता है? जो उभयनिष्ठ है वो तो लेनी ही लेनी है, लेकिन जो उभयनिष्ठ नहीं है मैम उसको भी पकड़ लो, उसको भी पकड़ लो। तो जो उभयनिष्ठ नहीं है मैंने उसको भी पकड़ ली है। समझ आ गई मेरी बात? और ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे लेसे भी सीख लिया, मैसे भी सीख लिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप कहता है आपके पास 2 संख्या है जिसका हमने नाम दे दिया A और B। क्या नाम दे दिया मैम? A और B नाम दे दिया है। ठीक है, इन दोनों को एलसीएम भी निकाला गया और HCF भी निकाला गया। ठीक है, तो इन चारों में ना एक रिलेशनशिप होता है जिसपे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना ही आना है ना, क्वेश्चन आना ही आना है। और क्वेश्चन क्या, रिलेशनशिप क्या कहता है कि हम क्या करेंगे, जो दोनों संख्या है उनका कर दो गुणनफल, दोनों संख्या का क्या कर दो? गुणनफल कर दो। और ये जो इक्वल आने वाला है किसके इक्वल आने वाला है मैम? HCF और इनटू में LCM के गुणनफल के इक्वल आने वाला है। और ये होता है आपका रिलेशनशिप। 2 संख्याओं का गुणनफल किसके इक्वल होगा? HCF और LCM के गुणनफल के क्या होगा? इक्वल होने वाला है। बात खत्म। इसमें आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा मैम? इसमें 3 वैल्यूज दी जाएंगी, चौथी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन से सिखाती हूँ, आ जाओ। अब आते हैं बेटा कुछ क्वेश्चन पे, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन क्या बोला गया? भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 1296 एंड 504 का LCM HCF ज्ञात करिए। चलो ज्ञात करते हैं। उससे पहले आपको गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। 1296 का गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले मैम ये जाएगा 2 से, 6 आ गया। फिर मैम ये किससे जाएगा? 4, 1 आ गया। फिर मैम ये जाएगा 8 से, 2, 3, 2 और 4। फिर मैम ये 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4। फिर मैम ये 2 से जाएगा, ठीक है 8।
फिर मैम ये किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा क्या, यस मैम चला तो जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6 होता है, फिर 2 कैरी हुआ 7 21, ठीक है। फिर मैम ये 3 से जाएगा 9 टाइम्स, फिर मैम ये 3 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर मैम ये 3 से जाएगा 1 टाइम्स। क्लियर हो गई बात, यस मैम। 5040 किससे जाएगा मैम, 2 से, 2 2 जा 4, एक कैरी हुआ 5, 2 2 जा 4 और 0। फिर मैम ये 2 से जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, यस मैम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये आ गया 6 और 0। फिर मैम ये 2 से जाएगा, 6 आ गया और 3 0। फिर मैम ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और ये आ गया 315। फिर मैम ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 0 और 5। फिर मैम ये 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। फिर मैम ये 3 से जाएगा, 7 या 21। फिर मैम ये 7 से जाएगा और आ गया 1। क्लियर है, यस। चलो बहुत अच्छी तरीके से इसको प्यारी तरीके से हम इनको लिख देते हैं। 1 2 9 6 के बारे में बताओ, कितने 2 आ रहे हैं, 4 बार 2 आ रहे हैं, 2 की पावर 4। 3 बताओ, 3 भी कितनी बार आ रहे हैं मैम, 4 बार आ रहे हैं। 5040 के बता दो यार, कितने आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो 2 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, समझ आ गई, यस मैम। अब आते हैं सबसे पहले किसको निकालेंगे, मैसे को। मैसे को निकाल लेते हैं। अभी हमने सीखा HCF को निकाल लेते हैं। HCF कहता है उभयनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घात वाले पद को उठा लो। उभयनिष्ठ संख्या यहाँ पे मैम नजर आ रही है, 2 भी नजर आ रही है और 3 भी नजर आ रही है। अगर मैं इसकी घात देखो तो 4 है, दोनों में 4 है, छोटी भी 4 ही है और बड़ी भी घात 4 ही है, तो 2 की पावर 4 को ही उठा लो, बस बात खत्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 है, तो 3 की पावर 2 आ गया। एलसीएम पे आते हैं। एलसीएम कहता है सबसे बड़ी घात उठाओ, सबसे बड़ी घात उठाओ और जो कॉमन नहीं है उनको भी उठा लो, तो कॉमन नहीं है उनको भी उठा लो, मल्टीप्लाई करना चाहो वो आपके ऊपर है। क्लियर हो गई मेरी बात, यस मैम। चलो आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। क्या कहता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का HCF ज्ञात करो। बताओ जरा मुझे, मैंने बोला था ना क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन आ गया, 2018 का है भाई, 2018 का है भाई। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की बात करूँ तो 2 होती है और भाज्य संख्या की बात करूँ तो 4 होती है। इसके क्या करूँ, गुणनखंड, देखो इसके गुणनखंड ये होने वाले हैं, यही होने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। HCF क्या कहता है, उभयनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घात। सबसे छोटी घात क्या है, 1 है। अगर मैं LCM में निकालना चाहूँ तो सबसे बड़ी घात तो 2 की पावर 2। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको निकाल के दिखा दी हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं MCQ में, ठीक है, 2 नंबर में नहीं आएंगे, मत सोच लेना। आ जाओ, क्या बोल रखा है, 120 और 144 का LCM और HCF ज्ञात करिए। क्या यार आप लोग कर लोगे, कर लोगे क्या, होमवर्क में दे दूँ, यस मैम दे दो, आ जाओ। या चलो मैं कर देती हूँ, आपकी ना प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। 2 है, 6 आ गया, 0 आ गया, 2 आया मैम 30 आ गया, फिर मैम 2 आया 15 आ गया, फिर मैम 3 से जाएगा 5 आ गया, फिर मैम 5 से जाएगा 1 आएगा, ठीक है। 144 के वैसे अभी हमने निकाले थे, दोबारा निकाल देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 7 2, फिर मैम ये 2 से जाएगा 3 और ये आ गया 6, फिर मैम ये 2 से जाएगा 1 और 8, फिर मैम ये जाएगा 2 से 9, फिर मैम ये 3 से जाएगा 3। बेटा ये बिल्कुल टेबल है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे खुद आ जाएगा। अब आ जाओ ज़रा, मैं इसको बहुत प्यारे तरीके से लिख देती हूँ। 120 को कैसे लिख रहे हो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 144 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। आओ भाई, LCM निकाल दो और HCF निकाल दो। LCM क्या कहता है मैम, उभयनिष्ठ संख्या के सबसे बड़ी घात वाले नंबर को उठा लो। उभयनिष्ठ संख्या क्या है, 2 की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 की पावर 2 आ जाएगा, और जो उभयनिष्ठ नहीं है उनको भी तो लेना होता है, तो ले लिया। यहाँ पे सिर्फ क्या आता है, HCF में क्या आता है कि उभयनिष्ठ नंबर की सबसे छोटी घात वाला नंबर उठा लो। 2 की पावर 3 और 3 की पावर क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, LCM भी ज्ञात कर लिया और क्या ज्ञात कर लिया मैम, HCF भी ज्ञात कर लिया। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए LCM के, उसके अलावा हमने कुछ और भी करे थे। आ जाओ, देखो भाई ऐसा क्वेश्चन आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। वो जो हमने रिलेशनशिप सीखा था ना, सीखा था कि नहीं सीखा था, यस मैम सीखा था, तो उसी के ऊपर है ये क्वेश्चन, उसी के ऊपर है ये क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से इसको समझ लेना। देखो क्या बोल रखा है, यदि 1 और 18 का LCM 36 है, 1 है और ए और 18 को जो LCM दे रखा है वो कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, और HCF तो जो दे रखा है इन दोनों का वो 2 दे रखा है। तो हमें A ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, A ज्ञात करना है। एक बात बताओ, अभी हमने रिलेशनशिप में क्या देखा,
दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके इक्वल आता है? HCF और LCM के गुणनफल के इक्वल आता है कि नहीं आता? यस मैम आता है। ए हमें कुछ नहीं दे रखा है, बी दूसरी संख्या में 18 दे रखी है, HCF दे रखा है 2, LCM दे रखा है 36। मल्टीप्लाई में नीचे आके मैम डिवाइड हो जाएगा, 9 2 18, 9 चौक 36। तो पहला नंबर क्या आ गया आपके पास? 4 आ गया। बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। एक और सवाल देखते हैं इसके ऊपर, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे सवाल। यदि HCF आपको 13 दे रखा है इन दोनों संख्याओं का, LCM आपको याद करना है। देखो पहली संख्या A जो है 26 दे रखी है, दूसरी संख्या में 169 दे रखी है, और आपको दे रखा है HCF। क्या दे रखा है? HCF आपको दे रखा है कितना मैम? 13। LCM आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलो आज रिलेशनशिप देख लेते हैं क्या कहता है। रिलेशनशिप मैम कहता है कि A का गुणनफल B के साथ, HCF का गुणनफल LCM के साथ, है ना। A आपको 26 दे रखा है, B आपको 169 दे रखा है, HCF 13 दे रखा है, LCM आपको दे नहीं रखा। 13 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। क्या आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे? ये गया 2 से, मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 18, 6 2 12, ठीक है, और 2 1 2, और ये आ गया बेटा कितना? 3। यही आएगा ना, एक सेकेंड, 169 की 2 से मल्टीप्लाई करनी, 9 2 18, 6 2 12 और 13, और ये आ गया आपका कितना? 2 1 2 और 3। ये बेटा आपका क्या आ गया? LCM आ चुका है। क्या बात समझ आ गई? यस मैम समझ आ गई। बस यहाँ तक था आपका लेक्चर नंबर 1। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें, मतलब सारी ही चीज़ें कवर कर ली हैं, लेकिन एक पार्ट अभी भी आपका रह रहा है जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन फिक्स है 3 नंबर का आना। उसको हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने संख्याओं के बारे में समझा, परिमेय के बारे में समझा, ठीक है, लैसे मैसे के बारे में समझा, और कुछ क्वेश्चंस भी करें। लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ये तो यार NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन जो पेपर में आने वाले क्वेश्चंस है ना, वो हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेक्चर नंबर 2, लेकिन लेक्चर नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका बेस है। अगर आपको बेस नहीं पता होगा तो आप लेक्चर नंबर 2 बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं यार लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, उससे पहले सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ लेना। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में।